मनीष जी, एक दिलचस्प वाकया अभी हाल का याद आया। भारत की स्टार्टअप की सफलता पूरी तरह संदिग्ध है, लेकिन हाल में भारत के कॉमर्स मिनिस्टर ने एक बड़ा महत्वपूर्ण और दिलचस्प बयान दिया। उनका कहना था कि भारत के स्टार्टअप्स दुकानदार हो गए हैं। वो दुकानदार मॉडल बनाते हैं, वो कुकीज बनाते हैं, वो लोगों के घरों में खाना पहुंचाते हैं। वो टेक्नोलॉजी कहाँ है, वो इनोवेशन कहाँ है? दो चीजें इससे समझ में आती हैं। एक तो सरकार खुद क्या स्टार्टअप की जो मौजूदा स्थिति है उससे कहीं कहीं परेशान है, फेडअप दिख रही। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आपने 2000 से दौर देखा, 2000 से 2010 का दौर टेक्नोलॉजी फाइंडिंग का था, लेकिन क्या ऐसा भी आपको लगता है कि भारत के जो स्टार्टअप्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनका जो जोश है वो जल्दी प्रॉफिट कमाने की तरफ जा रहा है, और जो डीप रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टार्टअप की टेक्नोलॉजी क्रिएट करने के लिए, वो नहीं हो रहा? और यही वजह है कि भारत के कॉमर्स मिनिस्टर को स्टार्टअप सम्मेलन में यह बात कहनी पड़ी कि भारत के स्टार्टअप्स दुकानदार हो गए हैं और वो लोगों को ग्रे कॉलर जॉब और डिलीवरी बॉय की नौकरियां दे रहे हैं। इसे कैसे लेते हैं आप? सर, जब एक टीचर होता है ना, एक मेंटर होता है आपका। पीयूष गोयल जी हमारे मेंटर हैं स्टार्टअप इंडिया के, नरेंद्र मोदी जी भी हैं, उसके बाद पीयूष गोयल जी ने बोला, उस पूरी जो उन्होंने स्पीच दी उसके अंदर ये जो 30 सेकंड की जो स्पीच थी जिसका हमने पकड़ लिया, वो आप उस चीज को एक तरीके से एक एनकरेजमेंट मानिए कि जब एक टीचर बोलता है कि अरे बहुत अच्छा काम किया, कोई नहीं, अब और आगे बढ़ो, अब ये भी करना है। उनकी स्पीच के अंदर, उनके ये इंडिया चाइना कंपैरिजन के अंदर कहीं ना कहीं एक एनकरेजमेंट छुपी हुई है। वो हमारे को शायद एनकरेज कर रहे हैं कि आप और तेजी से आगे बढ़िए, और तेजी से डीप टेक स्टार्टअप्स में जाइए, और तेजी से आप बियॉन्ड जनरल जो बिजनेसमैन है, जो हम आज की डेट में हमारे बिजनेसेस देखें, उससे और ज्यादा स्पेस में जाइए, क्योंकि आज बैटरी टेक्नोलॉजी में जाइए, और भी ज्यादा डीप टेक में जाइए। लेकिन क्या हो रहा है, एक कंट्री की एक एवोल्यूशन कर्व होता है सर। आज एक बच्चा बड़ा जवान होता है, फिर मैच्योरिटी आती है, फिर बूढ़ा होता है। हम एक इंडिया, एक स्टार्टअप भी एक हमारी एज ए कंट्री एक उस इवोल्यूशन कर्व से जा रही है। हम लीप फ्रॉग करते जा रहे हैं, लेकिन दिख नहीं रहा है आज इंडिया में भी डीप टेक स्टार्टअप्स हैं जो हमारे को आज नहीं दिख रहे, लेकिन अगले 5 साल में, अगले 10 साल में वो दिखेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, हम चाइना जितने आगे नहीं बढ़ पा रहे, उतनी स्पीड से नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन सर हम चाइना से हम एनकरेजमेंट ले सकते हैं, हम चाइना से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, लेकिन काम यहां पर भी बहुत हो रहा है। और पीयूष जी की बात में मैं कहूंगा कहीं ना कहीं एनकरेजमेंट है, और आई थिंक इंडिया को साइमल्टेनियसली टेक्नोलॉजी इतनी शिफ्ट कर रही है कि हमारे को जो स्टार्टअप्स आज घर में डिलीवरी करने वाले वो भी चाहिए, स्पेस टेक स्टार्टअप भी चाहिए, बैटरी टेक्नोलॉजी भी चाहिए, हर चीज पे हमारे को साइमल्टेनियसली काम करना है, और हो रहा है। पर मैं चाहूंगा कि और ज्यादा काम हो हमारे देश में। मेरे को एक लगता है, शायद मैं यहां इस मंच पे बैठ के ये बोल सकता हूं कि शायद हमारी गवर्नमेंट को रिसर्च पे, आज जैसे एलएलएम्स की बात हम करें, शायद बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक अपॉर्चुनिटी है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बिलियंस ऑफ डॉलर्स जाने चाहिए कि एलएलएम्स नए क्रिएट करें इंडिया से, और रिसर्च को मौका दिया जाए आगे बढ़ने के लिए इन बिजनेस। तो कहीं ना कहीं मैं वो भी बोलूंगा, लेकिन इंडिया में इस समय एंटरप्रेन्योरशिप बहुत आगे चल रही है। मैं अब अगले आपके निजी अनुभव पे जाता हूं, क्योंकि स्टार्टअप की परिस्थिति पे चर्चा करते हुए, चूंकि आप फंडर भी हैं, आप पैसा भी लगाते हैं, फंडिंग भी करते हैं स्टार्टअप्स में, और यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके दिमाग में फंडिंग लेने के सपने होंगे, इन्वेस्टमेंट करने के सपने होंगे, जो कि स्टार्टअप की व्यवस्था है। स्माइल ग्रुप के थ्रू आप ये फंडिंग कर रहे हैं। यहाँ बैठे हुए युवा लोगों को जो स्टार्टअप बनाने वाले हैं, उनको आप ये बताइए कि स्टार्टअप फाउंडर में और उसके आइडिया में एक कौन सी ऐसी खासियत देखते हैं जिससे आपको लगता है कि नहीं, बस यही पैसा लगाना जरूरी है, यही एक आइडिया है, यही एक फाउंडर है जिसके साथ में आगे खड़ा हो सकता हूं? जब आदमी एक नया बिजनेस शुरू करता है, तो मेरे ख्याल से बिजनेस वो शुरू क्या करता है, और जब वो बिजनेस बड़ा होता है तो वो कुछ ही और शेप लेता है। आप कोई भी इंडिया में बिजनेस देख लीजिए,
चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस देख लीजिए, चाहे न्यू टेक्नोलॉजी के बिजनेस देख लीजिए, बिजनेस का वो आइडिया कुछ और सोचता है और पहुंचता कहीं और है। तो हमारे हिसाब से 25 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से अपनी सक्सेस को देखते हुए मेरे को ये लगता है कि एथिक्स के अलावा, ऑनेस्टी के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है अगर किसी को यहां पर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, वो है हम जिसको बोलते हैं उसमें सुनने की क्षमता, एब्जॉर्ब करने की क्षमता और एक्सपेरिमेंट करने की क्षमता होनी चाहिए। और अगर वो एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो जाए तो ईगो ना रखते हुए उस एक्सपेरिमेंट को आइटरेट करके अपने बिजनेस को पिवट करने का क्षमता होनी चाहिए। कई एंटरप्रेन्योर्स को मैंने देखा है जो बहुत ही, जहां फेलियर आता है वो उसका बहुत बड़ा रीजन है जब वो स्टक हो जाते हैं। मैं ईगो वर्ड यूज कर रहा हूं इन अ मैनर विच इज मीडियम मैनर, की वो ईगोइस्टिक में आ जाते हैं कि नहीं जो मैंने सोचा है वो ही सही है। लेकिन बहुत एंटरप्रेन्योर्स वो सक्सेसफुल होते हैं, वो बिजनेसमैन ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं जो सुनते हैं, कि एब्जॉर्ब करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और क्या पता वो जो एक्सपेरिमेंटेशन है अपने आप में वो जो सोच रहे हैं उससे बहुत बड़ा हो जाए, जिसको हम फास्टर आइटरेशंस बोलते हैं एक इंग्लिश लैंग्वेज में, और पिवट्स बोलते हैं। जिस एंटरप्रेन्योर और जिस बिजनेस में, क्योंकि मैं अगर जोमेटो का एग्जांपल दिया तो जोमेटो शुरू हुआ था मेन्यू कार्ड बनाने से, आज वो फूड डिलीवरी कर रहा है और इवेंट्स करता है। वो बिजनेस कहां शुरू हुआ था और कहां हुआ? तो जिस एंटरप्रेन्योर में, जिस बिजनेसमैन में फास्टर आइटरेशंस करने की कैपेबिलिटी होगी, हमें लगता है वो ही सक्सेसफुल रहेगा। यहाँ एक दुविधा है, इन लोगों की तरफ से हम सवाल पूछना चाहते हैं। स्टार्टअप की दुनिया में दो तरीके के कॉन्सेप्ट हैं। एक वो लोग जो अपने आइडिया पर डटे हैं और उस आइडिया को किसी भी स्थिति में सक्सेसफुल तक ले जाते हैं, और दूसरे कॉन्सेप्ट ये जो अपने आइडिया किसी चैलेंज के कारण बदल देते हैं पर सफलता का रास्ता बदलते हैं। कोई एक ऐसा उदाहरण बताइए आप अपने फंडिंग के जरिए जहां आपने किसी ऐसे स्टार्टअप को फंड किया जिसके साथ जिसने एक असफलता के बाद आइटरेट किया, पिवट किया जो आप कह रहे हैं, और उसने अपना नजरिया बदला और उसको और उसे आपको लगा कि यह बदलाव फंड करने लायक था। राइट। हमने इन्वेस्टमेंट की एक कंपनी में, रैपिडो जब बाइक शुरू हुई, वो उसने जो अपना मॉडल, जब वो उबर भी था वहां पर, ओला भी था, और वो बाइक का मॉडल लेकर आए। वो बाइक का मॉडल तो ले आए लेकिन उनको इतने चैलेंजेस के थ्रू जाना पड़ा, क्योंकि उस समय उबर भी था, ओला भी था, सब था। आज रैपिडो अपने आप में $1 बिलियन कंपनी है, लेकिन रैपिडो ने अपने बिजनेस मॉडल को आइटरेट करते रहा, सिचुएशन के हिसाब से वो पिवट करते रहे अपना बिजनेस मॉडल, और वो शुरू कहां से हुए थे, आज वो क्या करते हैं उसमें काफी डिफरेंस। और जैसे मैंने वो बिजनेस में हम इन्वेस्टर्स थे, लेकिन ऐसे बिजनेस जिसमें मैं इन्वेस्टर नहीं हूं, जैसे जोमेटो का मैंने एग्जांपल दिया, जहां पर वो तो एक मेन्यू कार्ड की कंपनी थे, और मेन्यू कार्ड से लेके उन्होंने फिर लिस्टिंग्स पे आए रेस्टोरेंट्स की, उस लिस्टिंग से वो फूड डिलीवरी पे गए, फूड डिलीवरी से वो बने। तो वो आइटरेशन करना अपने बिजनेस में, ये देखना, और मैं इसको बोलता हूं ढूंढते रहना कि कहां पर एक्सप्रेस वे है। हम सर्विस लेन से निकले, लेकिन अगर हमारे पास गाड़ी अगर बहुत फास्ट स्पीड पे चलाने वाली है और अगर हमारे को एक्सप्रेस वे ही नहीं मिलेगा तो हम चलाएंगे कैसे? तो बड़ी मार्केट ढूंढते रहें, छोटी मार्केट से बड़ी मार्केट ढूंढते रहें, वो आइटरेशन है। ये बात तब पूरी होगी जब मैं आपसे ये भी पूछूं इन लोगों के लिए कि स्टार्टअप से एग्जिट करना भी एक स्ट्रेटेजी होती है। आपने कॉसर से एग्जिट किया, एलेक्स बाई से एग्जिट किया, एसवीजी मीडिया से एग्जिट किया, तो एक्सप्रेसवे पे चढ़ना और एक्सप्रेसवे से उतर जाना वापस दोबारा किसी दूसरी पगडंडी पे, वो कौन सा आंतरिक कंपास है, इंटरनल कंपास है जो आपको ये डिसाइड करने के लिए मदद करता है, या आपको ये इशारा करता है कि अब बहुत हुआ, इस कंपनी से बाहर निकलने का वक्त आ गया है? वो कौन सा कंपास है? उसमें मैंने बहुत गलतियां भी करी हैं। शायद हाइंडसाइट में उस समय सिचुएशन पे शायद वो डिसीजन सही था, लेकिन हाइंडसाइट में कुछ डिसीजंस गलत रहे, कुछ डिसीजन सही रहे। शायद हम एक्सप्रेस वे पे बहुत जल्दी उतर गए कई जगह पे, और कई जगह पे हम एक्सप्रेस वे के चढ़ने के बाद पूरा एंजॉय करने के बाद तब उतरे।
तो इसके ऊपर मैंने अपने बुक में पूरा फ्रेमवर्क बनाया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ये, हमेशा सही नहीं रहता है, लेकिन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में खासकर ये है कि आज अगर आप देखें टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट मूव करती है कि आप या तो अपने बिजनेस को आइटरेट करते रहें, रीडेवलप रीपिविट करते रहें, या उस बिजनेस में अगर आप रीआइटरेट नहीं कर पा रहे और आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन और आप कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक नहीं हो पा रहे उस बिजनेस में, तो वहां से एग्जिट करना भी उस समय बिल्कुल ठीक है। तो आई थिंक इसका रियली ग्रोथ कर्व के ऊपर देखना पड़ता है कि क्या आपका बिजनेस 60, 70, 80% से ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या उसमें इतने कैश फ्लोज आ रहे हैं नहीं कर रहे, क्या आपका मन कर रहा है नहीं कर रहा उसमें रोज जाने का। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मेरे इसमें कुछ डिसीजन सही भी रहे और कुछ नहीं भी रहे, इसलिए मैं शायद पूरी तरीके से इसको कॉन्फिडेंटली आपका सवाल जवाब नहीं कर पाऊंगा।